हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान इसे पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान। यहाँ पे जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, यह आपका 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर, यानी कि 13वीं 14वीं सदी में जो दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर थे, जैसे कि दिल्ली कुहान, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, ये सब दिखाए गए हैं। ठीक है, अब रीड करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं सदी में ही बना, यानी कि 12वीं सदी से पहले दिल्ली जो था वो महत्वपूर्ण शहर नहीं था। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? यानी कि तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। तालिका 1 जो आपकी यहाँ पे दिखाई गई है, इसके बारे में बात की गई है। तालिका 1 पर नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान की जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। ठीक है, ये 5 वंश दिखाए गए हैं। कौन कौन से हैं? राजपूत वंश, खलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और तुगलक वंश। ठीक है, ये 5 वंश दिखाए गए हैं। जिन इलाकों में को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वह इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली, कोहिना, सीरी और जहाँपना को पहचानिए। देखो, सीरी कहाँ है? ये रहा। जहाँपना भी ये रहा और दिल्ली कोहिना ये रहा। ठीक है, तीनों। अब यहाँ पे दिल्ली के शासक हैं, दिल्ली में किस किसने कब कब राज्य किया, ये दिखाया गया है तालिका में। राजपूत वंश में सबसे पहले कौन थे? तोमर। आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी 1165 में। अनंगपाल ने किया 1130 से 1145 तक। फिर चौहान आ गए। चौहानों में किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने 1775 से 1192 तक। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक आ गए, इन्होंने कब से कब तक किया, ऐसे दिखाया गया है। फिर खलजी वंश आ गया यहाँ पे 87 से 90 के 87 तक तो क्या था? तुर्की शासक था प्रारंभिक। फिर खलजी वंश आ गया 90 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश आ गया 1320 से 1414 तक। उसके बाद 1414 से 1451 तक सैयद वंश आ गया और फिर 1451 से 1526 तक लोधी वंश आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है खुद से तालिका, किसने कब से कब तक शासन किया। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एकवचन, तवारीख, बहुवचन है। जो यानी तारीख का बहुवचन क्या होता है? तवारीख होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा कौन सी थी बच्चों? फारसी। ठीक है, तवारीख के लेख सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र यहाँ पे दिखाया गया। न्याय चक्र के बारे में एक पैराग्राफ ये आपको पढ़ना है। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। कब बैठी? 1236 में। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र
स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है? देखो, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिला है। ये तो जन्म से जो अधिकार मिलते, जन्म से अधिकार। लिंग भेद, स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज के विचार दिए हैं, ये आपको खुद से रीड करना है। क्या कहते हैं मिन्हाज सिराज? रजिया सुल्तान जो थी उनके बारे में। ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। भीतरी शहर क्या किसे कहते हैं? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, उनके कहलाते हैं भीतरी शहर। गैरिसन शहर किलेबंदी बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, यानी कि किले के अंदर जहाँ पर सैनिक रहते हैं उसे कहते हैं गैरिसन। ठीक है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन और रक्षक सैनिक टुकड़ियों के निवास के लिए मजबूत बनाने किलेबंद शहर से परे शायद ही कभी फैलाव शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रवेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उनसे बेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किस तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इनका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और उसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तो चरवाहों को उनके पर्यायवास से खदेड़ दिया गया। जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षा कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? इसके बाद यहाँ पे आपको देखो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान, यानी दक्षिण भारत अभियान उसका कैसे कैसे वो कहाँ से कहाँ पर घूमा ये दिखाया गया है। ठीक है। ये दिखाया गया ये आपका सैनिक अभियान, कि सैनिक कैसे कैसे घूमे उसके। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया मस्जिद। यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने नमाज टेक कर करते हैं। जहाँ मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम या नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतबा क्या बोलते हैं उसे, धर्मोपदेश को खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। किबला किसे कहते हैं? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखो चित्र 2, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा इसकी मीनारें, ये जो दिखाई गई है चित्र आपको 2 ये वाला। ठीक है। चित्र 3 में क्या है? बेगमपुरी मस्जिद दिखाई गई है। चित्र 4 में आपको मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। चित्र 5 में जमाली कमाली की मस्जिद ये दिखाई गई है। ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों मस्जिदें बनवाई। इसमें उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर समुदाय जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे।
ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर को इतना ही रीड करेंगे, आगे हम कल रीड करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।